नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में जो वीपीओ की वैकेंसी आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी, उसके 1000 क्वेश्चंस कर रहे थे और ये इसका सेट नंबर 5 है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अगर आपने अभी तक 4 सेट नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 कर चुके थे और उसी के आगे शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति है कह रहा है कि ये प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक साथ किन-किन पदों को धारण कर सकता है? तो अगर आपने ग्राम पंचायत जो अधिनियम है 1947 वाला, संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम, उसको अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक धारा है, धारा 11 का अन्ना, ठीक है? या 11 का ई भी बोल सकते हो आप। तो इस धारा में कहा गया है कि एक साथ 2 पद कोई भी व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। ठीक है? अर्थात एक साथ 2 पदों को धारण करने पर रोक लगाई गई है। क्लियर है बात? तो यहाँ से जो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा इनमें से कोई नहीं। एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता है और धारण करने पर रोक कहाँ लगाई गई है? किस धारा में? धारा है 11 का ई। ठीक है? नेक्स्ट देखो, विकेंद्रित राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा है? तो विकेंद्रित राज व्यवस्था, विकेंद्रित से सीधा सा आशय है पंचायती राज से। ठीक है? पंचायती राज से। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। हाँ, ये बिल्कुल है। राजनीतिक गणित, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्त संग्रह करता। अब देखो ध्यान से, राजनैतिक गणित, विकेंद्री पंचायती राज का उद्देश्य कोई राजनैतिक गणित नहीं है। यह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हाँ, स्थापित करना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आशय क्या है? जो सेंट्रल यानी कि सत्ता के ऊपर शीर्ष पर बैठे हुए लोग ही प्रशासन उनके हाथों में ना रहे, बल्कि गांवों तक प्रशासन आ पाए। ठीक है? और पंचायती राज का उद्देश्य वित्त संग्रह करता नहीं होता है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। विकास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, साथ ही साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी इसका लक्ष्य है। 1 और 3 यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? चोल अभिलेख, चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। कौन-कौन सी हैं? एक तो है उर, दूसरा सभा या महासभा, सभा या महासभा, और तीसरी कौन सी है? तीसरी है नगरम। अच्छा, उर जो है, ये याद रखिएगा, उर को कहते हैं साधारण लोगों की ग्राम सभा। ठीक है? आपसे पूछा जाए कि साधारण लोगों की ग्राम सभा किसे कहा जाता है? उर को। और ये जो उर है, उर की कार्यकारिणी भी पूछा जाता है। क्या बता सकते हो उर की कार्यकारिणी को क्या कहा जाता है? उर की कार्यकारिणी को कहा जाता है आलुंगड़म। ठीक है? इसको आप, ये 3 फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले कि चोल अभिलेखों में ग्राम सभाओं का वर्णन मिलता है। कितनी है ग्राम सभाएं? 3 है, उर, सभा और नगरम। सर्वसाधारण की सभा किसे कहा जाता है, या साधारण लोगों की ग्राम सभा किसे कहा जाता है? उर को। और इसकी कार्यकारिणी क्या है? इसकी कार्यकारिणी है आलूंगड़म। तो आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? गांव की सबसे बड़ी इकाई, अब देखो ऊपर से नीचे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो प्रशासन में कुछ ऐसा मिलता है विजयनगर का। सबसे ऊपर हमें मिलता है मंडल, ठीक है, कोट्टम, कोट्टम, फिर हमें मिलेगा नाडु, और फिर नाडु के भी नीचे जो होता है वो होता है मेलग्राम। बात समझ पाए आप? ये जो मेलग्राम है, ये 5 गांवों का समूह होता था। ठीक है? और नाडु किसे कहा जाता था? नाडु बोला जाता था, परगना या तालुका जैसी स्थिति नाडु की होती थी। और कोट्टम, कोट्टम होता था, ये जिला होता था। ठीक है? अब एक बात समझो, 5 गांवों का समूह मेलग्राम है और गांवों से भी ऊपर जो शीर्षस्थ स्थान रखता था वो होता था नाडु। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर उर को देख लो। उर, उर क्या होता था? उर या फिर हम कहें ग्राम, ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन-सी होती थी? विजयनगर साम्राज्य में वो होती थी उर। ठीक है? और हाँ, ये जो गाँव की सबसे बड़ी इकाई होती थी, उसे कहा जाता था नाडु।
तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना तो बिल्कुल नहीं है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य तो वही होगा ना कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, यानी जो सेंट्रलाइजेशन है पावर का, वो सेंट्रलाइजेशन पावर का जो है केंद्रीकरण वो हटे। तो सत्ता का जो पावर है वो अलग अलग हाथों में विभाजित करना। तो रोजगार को बढ़ावा देना ये भी नहीं है, लोगों की जागरूक राजनैतिक जागरूकता बढ़ाना ये भी नहीं है, और लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना यही सही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है, भारत के संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित था? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये था पंचायती राज व्यवस्था से। कब आया ये आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 93 से लागू हुआ था ये। और इसमें भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक ऐड किए गए थे। और टोटल हैं कितने पंचायती राज में आर्टिकल्स, ये भी आपसे पूछा जाता है। टोटल है 16 आर्टिकल्स। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कौन सी है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण किसमें होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है ग्राम पंचायत में, पंचायती राज में, दोनों में। इसका जो सही उत्तर होगा पंचायती राज में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। अब ये जो पंचायती राज है इसे कहा जाता है लोकतंत्र की लोकतंत्र की पहली सीढ़ी। ठीक है, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कहा जाता है पंचायती राज को, ये भी आप याद रखिएगा। और क्या बता सकते हो आप कि गांव समाज की कार्यकारिणी किसे कहा जाता है? बताइए। गांव समाज की कार्यकारिणी कहा जाता है भूमि प्रबंधक समिति को। ठीक है, ये भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। भूमि प्रबंधक समिति को गांव समाज की कार्यकारिणी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? यह है 73वां। और ये कब आया था? 1992 आर्टिकल 243 से लेकर 243 का ऋणात्मक है पंचायती राज व्यवस्था। और जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल है 16। और पंचायती राज से संबंधित हमने टॉप 100 क्वेश्चंस का वीडियो डाल दिया है। आप लोग वीपीओ वाले बच्चे अगर उसको देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, और उसमें सारे के सारे यूपी पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी कि 3 स्तरों वाली व्यवस्था का प्रावधान हमें कहाँ देखने को मिलता है? आपसे ये पूछा गया है। इसमें आपने एक आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिकल 243 का खा। क्या है इसमें? आर्टिकल 243 के खा में इसमें है पंचायतों का संविधान, या फिर हम कह सकते हैं पंचायतों का त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, कौन कौन से त्रिस्तरीय है? ग्राम पंचायत है, और कौन है? और है क्षेत्र पंचायत। ठीक है, और कौन सा पंचायत है? और है जिला पंचायत। जिला पंचायत। तो ये त्रिस्तरीय संरचना है ग्राम पंचायतों की, और वो कहाँ वर्णित है? वो वर्णित है 243 के खा में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है? गणपूर्ति की बात कर रहा है। गणपूर्ति आवश्यक है 1/5 सदस्यों की। एक आपने अध्याय पढ़ा होगा, अध्याय नंबर 3। ठीक, क्या कहा गया है इसमें? इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है ग्राम सभा की बैठक और कृत्य। बात समझते जाना। अच्छा, एक धारा आपने पढ़ी होगी, धारा 12 का खा, और एक धारा पढ़ी होगी धारा 11। बात समझना, ये जो धाराएं हैं, मैं ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये धाराएं हमारी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में। अच्छा, इनमें दोनों में कंफ्यूजन भी बहुत होता है। 12 का खा क्या बोलती है? 12 का खा कहती है ग्राम पंचायत की बैठकें। ठीक। अच्छा, धारा 11 यानी कि धारा 11 क्या क्या कहती है? धारा 11 कहती है कि सामान्य वर्ष में ये भी कहती है ग्राम सभा की बैठकों के बारे में। ये कहती है सामान्य वर्ष में 2 बैठकें होनी चाहिए। इसकी ग्राम सभा की। ठीक।
ग्राम सभा की सामान्य वर्ष में 2 बैठकें होनी चाहिए। कब कब होनी चाहिए? एक तो खरीफ की फसल जब कट जाए, खरीफ के बाद, और दूसरी दूसरी होनी चाहिए रबी की फसल जब कट जाए। ठीक है। अच्छा, अब देख लो यहाँ धारा 12 का खा में, ये क्या कहती है? ये कहती है कि ग्राम पंचायतों की बैठकें होनी चाहिए, साथ ही साथ कब होनी चाहिए? ये होनी चाहिए प्रत्येक महीने। ठीक है। प्रत्येक महीने ग्राम पंचायत की बैठकें होनी चाहिए, और 2 बैठकों के मध्य अंतर कितना होना चाहिए? 2 मास का। मैक्सिमम 2 मास ही होना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ष में 2 बैठकें होनी चाहिए। ग्राम सभा की अब मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्राम पंचायत है, यहाँ पर ग्राम सभा है। अब यहाँ भी पूछा जाता है कि 2 बैठकों के मध्य कितने कितने महीने का अंतर होना चाहिए? यहाँ पर है 6 माह का, कम से कम 6 माह का अंतर। और यहाँ पर है कम से कम 2 माह का अंतर। ठीक है, दोनों में अंतर समझ पा रहे हो गया आप? ये दोनों बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस वर्ष मंजूरी प्रदान की गई? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसका उद्देश्य क्या था? पहले आप ये बताओ। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता विकसित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था, पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता में वृद्धि लाना, विकास लाना। अब ये जो ग्राम स्वराज अभियान है, ये 2018 में शुरू किया गया, और उस समय इसका लक्ष्य था कि 2021-2022 तक हम ये सब काम कर देंगे। कौन सा काम? पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता में विकास हम कर देंगे। 2018 में ये योजना शुरू हुई थी, ध्यान देना। और इसका लक्ष्य क्या था कि 2021-2022 तक ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये योजना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। अभी पिछले वर्ष इसका कार्यकाल फिर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और कितना रख दिया गया है? अब इसका कार्यकाल है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 2026 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो आप? और एक एक सवाल और पूछा जा सकता है यहाँ से कि राष्ट्रीय ग्राम पंचायत अभियान की जो नोडल एजेंसी है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही है? तो ये है पंचायती राज मंत्रालय। याद रखिएगा इसमें। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 2018 में। ठीक है, और कब तक अब बढ़ा दिया गया है? 2026 तक। नेक्स्ट देखो, प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें आयोजित करना सरपंच का दायित्व है? ये पूछा है आपसे। तो अभी आपने पढ़ा था, कितनी बैठकें आयोजित करना है। देखो, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों में अंतर है। ठीक है, याद रखना इसको। ग्राम सभा की बात कर रहा है तो ग्राम सभा की एक साल में कितनी बैठकें होती हैं? 2। कब कब? रबी की फसल और खरीफ की फसल। ठीक है, और इन दोनों बैठकों के मध्य कितने माह का अंतर होना चाहिए? 6 महीने का, कम से कम। ठीक है, 6 माह से ज्यादा नहीं अंतर होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाओ ग्राम पंचायत में। तो एक माह में कितनी बैठक अनिवार्य है? एक बैठक। और 2 बैठकें होनी है तो उसके मध्य अंतर कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक 2 माह का। ठीक है, 2 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो अब आपसे यही पूछा है कि ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें आयोजित कराना अनिवार्य है सरपंच को? आंसर होगा, ग्राम सभा की बात कर रहा है तो फिर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को त्रैमासिक आधार पर किसके द्वारा संशोधन किया जाता है? त्रैमासिक आधार पर किसके द्वारा संशोधन किया जाता है? अब जरा इसको देख लो। मैंने एक अधिनियम लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं उत्तर प्रदेश पंचायती राज कुटुंब कुटुंब रजिस्टरों का अनुरक्षण। ठीक है, ये एक नियमावली है। कब आई थी? 1970। ये याद रखिएगा, हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1970 इससे संबंधित है, कुटुंब रजिस्टरों के अनुरक्षण से। कब आई थी? 1970 में। इसकी एक नियम संख्या है 4। ये क्या कहती है? ये नियम संख्या भी आपको याद रखनी है, याद रखिएगा, नियम संख्या 4 में दिया गया है। नियम संख्या 4 क्या कहती है? नियम संख्या 4 कहती है, कुटुंब रजिस्टरों कुटुंब रजिस्टरों में
त्रैमासिक त्रैमासिक प्रविष्टियां। ठीक है। अब देखो, त्रैमासिक आधार पर किसके द्वारा संशोधन किया जाता है, यानी किसके द्वारा त्रैमासिक आधार पर प्रविष्टियां इसमें इंक्लूड की जाती हैं, एक्सक्लूड की जाती हैं। तो वो कौन करता है? वो करता है सचिव। ठीक है। सचिव को अधिकार होता है कि वो इसमें, इस रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करे। तो आंसर हमारा क्या होगा? ग्राम पंचायत अधिकारी। आप लोग बनने जा रहे हो तो आपका ही ये अधिकार होगा कि जो कुटुंब रजिस्टर है उसमें 3-3 माह में हम उसमें परिवर्तन कर सके। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां से और याद रखो। याद ये रखो कि जो कुटुंब रजिस्टर होते हैं, कुटुंब रजिस्टर, ये तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? सचिव जी के द्वारा। ठीक है। तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये तैयार किस भाषा में किए जाते हैं, किस लिपि में, तो याद रखिएगा एक ही आंसर होगा, देवनागरी। देवनागरी लिपि में इनको तैयार किया जाता है। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट देखिए। जन्म प्रमाण पत्र के बिना किसी बच्चे को स्कूल में प्रवेश न देना किस अनुच्छेद के तहत उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है? कौन से अनुच्छेद के तहत उल्लंघन करता है? आंसर होगा 21 का क। ठीक है। काहे होगा? मैंने आपको बताया था, क्वालिटी अगर आप पढ़ रहे होंगे, 2002 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिसमें बच्चों को मुफ्त और निशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए बताया गया था। ठीक है। और कौन सा अमेंडमेंट था ये था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसी अधिनियम में बताया गया है कि जन्म पत्र के बिना बच्चे को स्कूल में प्रवेश न देना, हाँ, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। क्लियर बात? अच्छा, इसमें मुझे बताओ, राइट टू एजुकेशन ये भारत में कब लागू हुआ था? याद रखिएगा 1 अप्रैल 1900, 1900 नहीं है यार, राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ था? 2010 में। ठीक है। हाँ, राइट टू एजुकेशन 20,010 लिख दिया मैंने, 2010 में ये लागू हुआ था। और नेक्स्ट देखो, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन के द्वारा दिया गया? ये फिर से वही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। 73वां कब आया था ये? 1992 में। 1993 में ये लागू हुआ था। और इसमें जो पंचायतें हैं, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि पंचायतों को जो अनुसूची है, अनुसूची नंबर 11, इस अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय आरक्षित किए गए हैं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 119 देखो। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई है? एक अध्याय है, अध्याय 3 का क। ठीक। अब देखो यहां से, इसकी एक धारा है, धारा 11 का ख। बात समझ पा रहे हो आप? इसी धारा में कहा गया है क्या? प्रधानों का, प्रधानों का निर्वाचन। ठीक है। प्रधानों का निर्वाचन। और इन प्रधानों का निर्वाचन कौन करेगा? जरा देख लो। ये करेगा जो निर्वाचक नामावली है। निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति, व्यक्तियों के द्वारा ये निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है। प्रधान किसके द्वारा निर्वाचित किया जाएगा? निर्वाचक नामावली में पंजीकृत जो भी व्यक्ति होंगे उन्हीं के द्वारा प्रधान का निर्वाचन किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 11 का बी, यानी 11 का खा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? एक समिति आपने पढ़ी होगी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति, हनुमंत समिति, और कौन सी है, भूरिया समिति, और जीवी के राव समिति। हाँ, इस समिति को उठा लो, जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति 1985 में गठित की गई थी। ठीक है। ये क्यों गठित की गई थी? ये हुआ ये था कि जो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, उन्मूलन, ठीक है, कार्यक्रम था। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ध्यान दें।
आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति की समीक्षा के लिए जीवीके राव समिति का गठन किया गया था। देखो, बलवंत राय मेहता की अगर हम बात करें तो दो समितियां, दो योजनाएं चल रही थी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और एक 1952 में योजना चल रही थी, सामुदायिक विकास योजना। इनकी जांच के लिए बी आर मेहता समिति का गठन किया गया था। लेकिन ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जांच के लिए जीवीके राव समिति का गठन किया गया था। ठीक है। और इसकी जो सिफारिश की थी, ये सिफारिश की थी योजना आयोग ने। योजना आयोग ने ही सिफारिश की थी कि इसकी जांच के लिए जीवीके राव समिति का गठन किया जाए, या जीवीके राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए। और यही जीवीके राव हैं जिन्होंने कहा था बिना जड़ की घास। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो याद रखिएगा, योजना आयोग की सिफारिश पर कौन सी समिति का गठन हुआ था? वो है जीवीके राव समिति। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर जिला स्तर पर पंचायतों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? ये कौन सा है? ये है 243 का गा। ठीक है। मध्य पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान कौन करता है? वो करता है 243 का गा, सी। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ? आपसे ये पूछा है। ये प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ था? ये लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। अच्छा, एक मुझे और बताओ, ये अधिनियम है संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, अधिनियम 1947। यहां से आपसे एक प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि ये यही अधिनियम है जो काफी महत्वपूर्ण है ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। अब इसमें पूछा क्या जा सकता है कि मुझे ये बताओ, ये जो अ, अधिनियम है, ये उत्तर प्रदेश की विधान सभा से कब पास हुआ था? क्या बता सकते हो आप? हाँ, 5 जून 1947 को। मुझे बताओ, विधान परिषद से ये अधिनियम कब पास हुआ था? ये वाला पंचायती राज अधिनियम, ये पास हुआ था 16 सितंबर 1947 को। क्या मुझे बता सकते हो कि गवर्नर के हस्ताक्षर कब हुए थे इस पर? ये डेट्स आप याद रखिएगा, 7 दिसंबर, 4 नहीं है, 7 है, 7 दिसंबर 1947। फिर ये गजट में कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 27 दिसंबर 1947। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप याद रखिए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 124, ग्राम पंचायत को किसके आदेश से उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार प्राप्त है? चंदा देने का अधिकार, एक धारा है 16 का। ये धारा याद रखिए। क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है कि पंचायतों का अपने अधिकार या सीमा से बाहर सीमा से बाहर स्थित जो भी संस्थाएं होती हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनको संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार, चंदा देने का अधिकार। ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पंचायतों को, ध्यान दें, पंचायतों को किस धारा के अंतर्गत ये अधिकार प्रदान है कि वो अपनी सीमा से बाहर की संस्थाओं को भी चंदा दे सकती हैं? ये कहा गया है आर्टिकल 16 के का में। ठीक है। अब चंदा दे सकती हैं, इसके लिए इन्हें प्राधिकृत कौन बनाता है? इन्हें अधिकार कौन देता है? बताओ भाई। इन्हें अधिकार देता है राज्य सरकार। सरकार देती है, तभी तो इस अधिनियम में ये धारा जोड़ी गई है ना? तो अब यहां से आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 125, पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? पंचायत समिति में जो सभापति होता है, शिक्षा समिति होती है, उसका सभापति होता है प्रधान। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी समितियां हैं। शिक्षा समिति है, और कौन कौन सी समितियां हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी के जो हम टॉप 1000 क्वेश्चंस कर रहे थे, ये उसका एक भाग है। और इसमें हम लोगों ने 125 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।